नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं इस वीडियो के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करूंगा। मतलब एसबीआई के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, सुनहरा मौका हर टाइम नहीं आते। तो अभी जिस तरीके से मार्केट में क्रैश देखने को मिला, उस टाइम ऑफ पीरियड में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको सस्ते भाव में देखने को मिला है। तो उनमें से मुझे जिस कंपनी के बारे में सबसे इंटरेस्ट लगा वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, बहुत सारे कंपनीज तो ऐसे हैं जो बहुत शानदार पोजीशन में है, मतलब बहुत अच्छे दामों में है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस वीडियो के अंदर वही पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखने के बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, मैं ये बात इसीलिए बता रहा था कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है और कंपनी कितना पॉजिटिव है और इस टाइम कंपनी कितने सस्ते में चल रहा है। देखिए, किसी भी कंपनी के बाई सेल करने से पहले सारे पॉइंट्स को जान लेना बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, मेरे वीडियो में कभी भी बाई सेल का रिकमेंडेशन तो है नहीं। हमेशा मैं कंपनीज के डिटेल्स में चर्चा करता हूँ और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको काम करना है तो एक बार आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके आप काम कर सकते हैं। तो चलो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीएसयू जितने सारे बैंक है, उन बैंक्स में नंबर वन बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन ऑलमोस्ट 6.5 करोड़, 6.5 लाख करोड़ के ऊपर चला गया था। अभी थोड़ा सा करेक्शन हुआ, कोई बात नहीं। अगर इसका पीआर ग्रुप देखूं तो इसका जितना मार्केट कैप है, बाकी सारे कंपनीज का मार्केट कैप को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी उतना मार्केट कैप के आसपास नहीं पहुंच पाएंगे। इतनी बड़े कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बड़ी बात यही है, इस कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन के बारे में बात करूं तो खुद के पी रेशियो और इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम लेवल में है। और कितना है? और वो भी 8 है। और आपको एक एक चीज में दिखा देता हूँ। कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 22 के आसपास, और आज कहाँ पे है? आज है 8 के आसपास। और 8 कब आया था? पहले पहले एक बार आया था कोविड के टाइम में। कोविड के टाइम में 9.4 था और आज है 8। इसका मतलब कोविड से लेकर आज तक जो टाइम ऑफ पीरियड गया, उस टाइम ऑफ पीरियड से भी कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है। और उस टाइम ऑफ पीरियड में, कोविड के टाइम में आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर से 23 रुपीज था, और आज अर्निंग पर शेयर कितना है? 88 रुपीज है। मतलब तब से लेकर आज तक जो ड्यूरेशन ऑफ पीरियड रहा, तो वहां पे वैल्यूएशन सस्ता हुआ और दूसरी बात कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा, जो किसी भी कंपनी को बूस्ट करने के लिए काफी है। तीसरी बात, कंपनी की अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो वो अभी कितना बना है? 1.5 के आसपास। और कंपनी का एवरेजली कितना है? 5 साल में 1.5। इसका मतलब यहाँ पे भी ठीक ठाक है। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं सीधा सीधा बैलेंस शीट के ऊपर जाऊं तो ध्यान से देखना, कंपनी का जो कर्जा है वो लगातार हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी के आज बिजनेस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला, बिजनेस मतलब शेयर में करेक्शन देखने को मिला, इसमें बिजनेस में कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं जानते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि शेयर में गिरावट हो रहा है, इसका मतलब बिजनेस खराब है। ऐसे हर कंपनी के ऊपर होता नहीं है। हाँ, बहुत सारे कंपनी के ऊपर होता है, इसका बिजनेस खराब है और वो शेयर रॉकेट की तरह भाग रहा है, और कभी ना कभी वो उसी तरीके से गिरेंगे। और जो कंपनी का बिजनेस अच्छा है और शेयर प्राइस गिरा है, तो सोचना वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। जैसे देखिए, पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी का कर्जा कई गुना बढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन ये है, कंपनी इतना कर्जा तो ले रहा है, क्या उसके अगेंस्ट में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है? चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो इस बार कंपनी हाईएस्टली सेल किया, जो पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा सेल्स है, और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी सेल्स ज्यादा है। और उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस को मिटाने के बाद प्रॉफिट को देखूं तो प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंजेस आया। चेंजेस का मतलब क्या है? चेंजेस का मतलब है कि पिछले लास्ट 2 से 3 क्वार्टर्स में कंपनी 20,000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट किया था। इस बार 19,400 करोड़ का प्रॉफिट किया। ओवरऑल आप देखा जाए तो 1,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा कंपनी ने पिछले बार किए थे। तो इसी कारण की वजह से शेयर में करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो एस्टिमेट किया गया था, उस एस्टिमेट को कंपनी बीट नहीं कर पाया। देखिए, जब भी कोई बिजनेस सेटिंग होता है तो हमेशा एक एस्टिमेट किया जाता है। तो उस एस्टिमेट को अगर कंप्लीट ना करे तो उसको एस्टिमेट मिसिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कंपनी के एस्टिमेट जो है वो मिसिंग हो चुके हैं, और यही एक कारण है, यही एक वजह है जिस कारण की वजह से शेयर में करेक्शन हो रहा है। बाकी देखा जाए तो कंपनी के साल भर के अगर डेटा देखूं तो साल भर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सेल्स एंड प्रॉफिट का डेटा पॉजिटिवली देखने को मिला। बाकी सेल्स का परसेंटेज एंड प्रॉफिट का परसेंटेज सेम टू सेम तो है। हाँ, लास्ट 3 ईयर्स में जितना था उतना नहीं हुआ, तो यहाँ पे करेक्शन हुआ और इसी के कारण कंपनी के एक साल में नेगेटिव रिटर्न दिया।
तो कंपनीज के ऊपर देखिए इतना रिजल्ट थोड़ा सा वीकनेस है, और साथ ही साथ कंपनी कर्जा भी ले लिया, तो क्या कंपनी खराब परफॉर्मेंस आगे भी करेंगे? ऐसे बिल्कुल नहीं। देखिए बैंक्स में अगर आप ट्रस्ट करते हैं, अगर आप खुद ही मुझे बता दीजिए, अगर आप किसी भी पीएसयू बैंक को अगर ट्रस्ट करते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? मैं तो एसबीआई को चुनूंगा। तो आप कौन किसको चुनेंगे मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मैं पहले बता चुका हूँ पीएसयू बैंक के बारे में, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट बैंक के बारे में नहीं। पीएसयू बैंक में अगर किसी बैंक को चुनना है तो आप कौन सा बैंक को चुनेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खासियत क्या होते हैं? सबसे पहले ये बात तो सही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के सबसे बड़े पीएसयू बैंक है। दूसरी बात, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन इसी बैंक के माध्यम से होते हैं। और सरकारी जितने सारे एम्प्लॉयज है, चाहे डिफेंस के जितने सारे सेक्टर है, डिफेंस में चाहे आप मतलब आर्मी हो, चाहे आप देखा जाए तो बाकी डिपार्टमेंट हो, एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, सारे कैटेगरी जो डिफेंस सेक्टर है, सारे व्यक्ति का जो सैलरी अकाउंट्स है वो किस में है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए किसी बैंक के माध्यम से अगर अकाउंट्स के माध्यम से ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस बैंक का तो एक फायदा तो मिलेगा, क्योंकि बैंक के हाथ में पैसा आ रहा है। उस पैसे से बैंक दूसरे को लोन दे सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि कंपनीज के इस बार मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट तो दिखा दिया, मगर कंपनी का जो एनपीए है, पिछले सालों में जो एनपीए था, पिछले क्वार्टर्स में जो एनपीए था, क्या उससे भी कम कंपनी का एनपीए हुआ? चलो वो भी मैं एक बार आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इसके लिए मैं पीडीएफ में जाऊंगा, यहाँ पे पीडीएफ में क्लिक कर सकते हैं, तो आपको पूरा एनपीए के लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो लिस्ट मैंने ओपन कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे दो चीजों को देखना पड़ेगा। पहले तो प्रोविजन देखना होगा। तो प्रोविजन के बारे में बात करें तो कंपनी का प्रोविजन इस साल में कितना हुआ? एकदम ना के बराबर। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से, सॉरी, पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का प्रोविजन कम हुआ, मगर पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है, क्योंकि पिछले सालों में 687 करोड़ था, इस बार 911 करोड़ बना। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोविजन ज्यादा देखने को मिला, तो इसके कारण भी एक प्रेशराइज है। दूसरी बात, कंपनी के अगर एनपीए के बारे में बात करूँ, तो परसेंटेज ऑफ एनपीए के हिसाब से देखा है तो पिछले साल में 6.64% था, और इस बार कंपनी का कितना बना? 0.53, जो पिछले क्वार्टर्स में भी 0.53 था। इसका मतलब एनपीए तो ठीक ठाक है, कंपनी यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक ठाक किया। और इस सारे कारण के वजह से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को जो पहले ट्रस्ट किया था अभी भी ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ने किसी ने भी माल नहीं बेचा। उल्टा एफएस ने जो क्वांटिटी बेचा, उसका सीधा सीधा फायदा डीएस ने उठा लिया। तो जब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को और भरोसा दिखा रहा है, तो हम लोग क्यों डरे? तो बेसिकली मैं तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। बाकी इस कंपनी का अगर मैं एक बार टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने शेयर करूँ, तो सारे डेटा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बेसब्री से मैं जिस स्ट्रेटजीज की इंतजार कर रहा था, वो है 52 का हाई लो का स्ट्रेटजीज। देखिए ये जो है 52 का हाई का स्ट्रेटजीज, और ये है 52 का लो का लाइन। तो ये दो लाइन देखा जाए तो आपस में कनेक्टेड नहीं होता। तो इसको कनेक्ट कौन करता है? चार्ट। तो चार्ट कैंडल चार्ट इसको कनेक्ट कनेक्ट करता है। तो देखिए जब भी कभी भी अच्छे कंपनी टू 52 लो को टच करता है, तब मेरा पॉजिटिव डिसीजन बनता है। और यहाँ से जब कंपनी करेक्ट रिकवरी होकर ऊपर तक चला जाता है, तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव डिसीजन क्लोजिंग होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो अच्छा खासा कंपनी के यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है। तो क्या मोमेंटम इसी तरीके से पहले भी हुआ था? चलो एक बार बोर्ड बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसको एक बार बैक टेस्टिंग करके देखना, तभी आपको उस स्ट्रेटजीज के ऊपर भरोसा आएगा, उस स्ट्रेटजीज के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन और क्लियरिटी आएगा। तो मैं यहाँ पे सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। देखिए पहली जो स्ट्रेटजीज यहाँ पे बने, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो पहली स्ट्रेटजीज बने, जो कुछ इस तरीके से लेवल में टच हुआ था, और फाइनली यहाँ पे जाकर क्लोजिंग हुआ। तो टोटल और ड्यूरेशन है 490 डेज। तो 490 डेज और 35% का गेन मिला। अभी 490 डेज का मतलब क्या होता है? अराउंड 16 ईयर्स के, सॉरी 16 मंथ के आसपास। कोई बात नहीं, 16 मंथ में 35% गेन मिला। अभी देखिए नेक्स्ट जो मतलब एंट्री हुआ था, वहां से अगर मैं करेक्शन पॉइंट ऑफ देखूं, मतलब वहां से अगर कितना करेक्शन हुआ, तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ 20% कहाँ पे करेक्शन हुआ। देखिए यहाँ पे 20% करेक्शन इस जगह तक हुआ था। तो इस जगह तक हुआ था, इसका मतलब यहाँ पे भी एक पोजीशन क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ से अगर पोजीशन को देखूं, तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, वो 300 दिनों में 68% का गेन मिला। और इस दोनों चीजों को मैं अगर एवरेज करके देखूं, तो एक एंटी मिला, टारगेट मिला 35 और दूसरा मिला 68। तो दोनों को डिवाइड करो तो ऑलमोस्ट 51%। तो कितने दिनों में मिला 51%? अगर दोनों चीजों को देखूं तो ओवरऑल 490 डेज प्लस 320 21 डेज, चलो सॉरी 21 नहीं,
डेज है। हाँ, 427 डेज, सॉरी 327 तो 327 डेज इसको मैं अगर डिवाइड 2 से करूँ तो करीबन 408 दिन डिवाइड बाई 30 तो करीबन 13 मंथ। तो 13 मंथ में 50% का गेन मिला, इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। तो यही होते हैं पावर। और पहले और भी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए फाइनली यहाँ पे एक स्ट्रेटजीज क्रिएट हुआ था, मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे तो आया था मगर यहाँ पे स्ट्रेटजीज क्रिएट हुआ नहीं। तो फाइनली स्ट्रेटजीज यहाँ पे बने और इस पोजीशन से अगर मैं टॉप पिक लेवल तक देखूँ तो यहाँ पे कितने दिन, ऑलमोस्ट एक साल 45%। तो उसी तरीके से अगर मैं बैक टेस्टिंग और भी करके दिखा दूँ, देखिए ये था 2016 का, मतलब एक बड़ा सा फॉल, कोई बात नहीं, फॉल हुआ तो क्या हुआ। यहाँ पे स्ट्रेटजीज देख लेते हैं, यहाँ पे कितना बना। यहाँ पे ओवरऑल कुछ खास बना नहीं, ऑलमोस्ट 370 दिन, एक साल में 12%, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ठाक ही है। तो यहाँ से अगर मैं और भी करेक्शन देखूँ 20% का, तो कुछ 20% इस जगह पे बने। तो 20% इस जगह पे बने, तो इस जगह से अगर मैं फिर से इसको एक बार अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करता तो टारगेट मेरा यहाँ पे ही होता। तो कितना बना 42%। चलो तो इसको भी एक बार एवरेज करके देख लेते हैं। एक बना 12% और एक बना 42%। इसको डिवाइड करो 2 से तो करीबन 27% का गेन मिला। कितने दिनों में मिला? पहले मिला 249 डेज में, और सॉरी 249 नहीं, 372 डेज में। तो 372 डेज प्लस 231 डेज, तो डिवाइड 2। तो देखिए 300, मतलब 300 दिनों में ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे 30 करूँ तो अराउंड 10 डेज, तो 10 डेज में 27% का गेन मिला। इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। ये सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर करा हूं, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले स्ट्रैटेजीज में दम होना चाहिए। उस स्ट्रैटेजीज में दम होना चाहिए, तभी उस स्ट्रैटेजीज में आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पे देखिए 300 दिनों में 38%, और उसी जगह से अगर मैं 20% और भी करेक्शन देखूँ, क्या करेक्शन हुआ था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्शन हुआ था 20% के आसपास। तो यहाँ पे मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, तो कोई बात नहीं, 38% का गेन तो मिला। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रैटेजीज में आपको सिचुएशन बहुत देने वाला है, पोजीशन अलग अलग देने वाला है। तो आपको स्टडी करके स्ट्रैटेजीज को सही ढंग में स्टडी करके आपको काम करना होगा। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।